हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आज हम लोग कंप्यूटर का विकास यानी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का इतिहास अगर हम लोग देखें तो ये बहुत पुराना है। अबेकस जो कि बहुत प्राचीन समय से यूज हो रहा है और इसका आविष्कार चाइना में ही हुआ था। इसको सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये बहुत ही बेसिक कंप्यूटर था, एक तरह से कंप्यूटर नहीं कहेंगे, ये एक तरह से ऐसे लाइन्स होती थी और इसमें बीट्स होते थे, उसी के माध्यम से कैलकुलेशंस किया जाता था। तो अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जाता है और इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं यहाँ से। तो टोटल 5 जनरेशन हम लोग देखेंगे, 5 पीढ़ियाँ देखेंगे कंप्यूटर की, और वहीं से क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ये पीढ़ियाँ बनी कैसे हैं? एक्चुअल में पीढ़ी का मतलब ये होता है कि उस टाइमलाइन के बीच में जो भी कंप्यूटर थे उसमें एक कॉमन फीचर्स होता था। उसी फीचर्स के बेसिस पे कंप्यूटर की पीढ़ियों का क्लासिफिकेशन किया गया है और उसका टाइमलाइन डिसाइड किया गया है। तो उसी टेक्नोलॉजी को हमें देखना है कि किस पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, डेटा स्टोर कैसे किया जाता था। इन सब के बेसिस पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो चलिए पहली पीढ़ी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किसे कहते थे? तो 1942 से 1955 के बीच के टाइमलाइन में जो भी कंप्यूटर बने उन्हें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते थे। अच्छा, इसकी खासियत क्या थी ये हमें देखना है और यही एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का यूज होता था। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज होते थे। तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होते थे। सेकेंड स्टेटमेंट, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक ड्रम का यूज किस में होता है। तो ये मैग्नेटिक टेप नहीं है, मैग्नेटिक ड्रम है, तो इसको याद रखिएगा, ये डिफरेंस पूछा जाता है। अच्छा, इसमें जो मेन स्टोरेज था वो बहुत लिमिटेड था, मंद गति के इनपुट आउटपुट, तो इसका जो स्पीड था वो भी बहुत स्लो था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी, जिसमें हमारा आता है मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे क्या होते हैं। अभी के लिए बस ये जान जाइए कि लो लेवल लैंग्वेज में मशीनी भाषा जिसमें 0 1 आते हैं और असेंबली भाषा जिसमें न्यूमोनिक कोड्स आते हैं, इसका यूज होता था। इसमें सारे निर्देश और सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर थे या नहीं? तो डिजिटल का मतलब होता है 0 और 1, तो 0 और 1 को ये डिजिटल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मशीनी लैंग्वेज का यूज हो रहा है जो कि 0 1 होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर थे। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, संग्रहण के लिए पंच कार्ड यूज होता था। ठीक है, ताप नियंत्रण में सुविधा होती थी, इसीलिए एयर कंडीशनर का यूज किया जाता था। तो ऐसे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के, इनका साइज बहुत बड़ा होता था, लगभग एक कमरे में रखे जाते थे, बहुत बड़े कमरे में, और साथ में एसी भी लगाना पड़ता था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। तो ये इनका विशेषता हो गया फर्स्ट जनरेशन का। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली यूनिवैक, एनीएक और मार्क 1, ये तीनों एकदम रट लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी होते हैं, वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका क्या क्या बेसिक फीचर्स था उस समय। तो अभी के लिए बस नाम देख लीजिए, आगे मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। चलिए सेकंड जनरेशन पे आते हैं। तो सेकंड जनरेशन का टाइमलाइन 1955 से 1965 तक है। तो इस बीच में क्या ऐसा चेंज आ गया? तो वैक्यूम ट्यूब जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे वहाँ पे अब हमारा ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। तो ये एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ? सेकंड जनरेशन में यूज हुआ, ये याद रखिएगा। सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर में डेटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर यूज होने लगा। तो आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछेगा कि डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। तो वहाँ पे बस मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप यूज हो रहा है। ठीक है, इससे भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। तो जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है वो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में बढ़ गया, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ गया कि आगे की आने वाली पीढ़ियों से ज़्यादा हो जाए। तो इसको ये बस इतना ही समझिएगा कि फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा इसमें स्टोरेज होने लगा। इसका इनपुट आउटपुट
फास्ट हो गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज हुआ। तो सेकंड जनरेशन से ही हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते थे। स्पेशली दो बहुत ज़्यादा यूज किए गए, कोबोल और फोर्ट्रान। तो कोबोल एक बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला लैंग्वेज था, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है कॉमन बिजनेस, तो ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता था। दूसरा था फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम था फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका यूज होता था रिसर्च पर्पज के लिए। रिसर्च पर्पज के लिए फोर्ट्रान और बिजनेस के लिए कोबोल यूज होता था। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, और ये पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज होते थे या नहीं, तो हाँ होते थे। अच्छा, इससे आकार में कमी आ गई। तो ट्रांजिस्टर की यूज से हमारा क्या चेंज आया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आया, जिससे उसका आकार कंप्यूटर का कम हो गया और उसका हीट जनरेशन भी कम हो गया। उसी के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ गई और इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ गई। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया 3 एग्जाम्पल। IBM 14001, हनीवेल 200, CDC 1604। तो ये पूछा जा सकता है। खैर, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसकी। थर्ड जनरेशन में देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन में क्या ऐसा चेंज है, तो थर्ड जनरेशन में IC चिप का यूज हुआ। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चिप, ठीक। तो IC का यूज हो गया इसमें। सेकंड क्या चेंज आया, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हो गई। तो रैम का यूज थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे IC का यूज़ थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, थर्ड जनरेशन से। ये देख लीजिए। अच्छा, लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का भी विकास हुआ। तो ये भी पॉइंट इसका याद रखिएगा। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य स्टोरेज के रूप में यूज किया गया। तो जो मेन पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अधिक लचीला इनपुट और आउटपुट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। हाई लेवल लैंग्वेज का और अच्छे लेवल पे यूज होने लगा। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इन सब फीचर्स का भी यूज होने लगा। अच्छा, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए। तो इसका यूज कहाँ पे होता था, थर्ड जनरेशन का एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग। तो बहुत बेसिक पर्पज के लिए यूज हो रहा था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। और इसका टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं 1965 से 1975। तो इसमें जो फैक्ट याद रखने थे वो मैंने बता दिया है। इसका एग्जाम्पल भी एग्जाम में नहीं पूछता है एक बार, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन। जो 1975 के बाद के कंप्यूटर आए उनको फोर्थ जनरेशन कहा गया। तो अभी मैंने बताया थर्ड जनरेशन में हम लोग IC का यूज किए। IC में होता था LSI, इसको कहते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस में था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। लेकिन हम लोगों ने VLSI टेक्निक का यूज किया और GUI का यूज किया, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो VLSI इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने इसमें IC का यूज किया, लेकिन साथ में VLSI यूज किया। VLSI क्या है कि ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। अच्छा, इसके यूज होने से क्या हुआ, एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI तकनीक से के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से स्टार्ट हुआ, फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ। ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसका निर्माण हुआ जिससे कंप्यूटर के आकार में काफ़ी कमी आ गई और उसकी क्षमता में भी वृद्धि हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा LSI किस जनरेशन संबंधित है और IC सर्किट, तो ये हमारा थर्ड जनरेशन संबंधित है। वहीं अगर पूछ लिया कि VLSI किससे संबंधित है, तो हमारा फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, GUI ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये क्या था, ये एक्चुअली में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब इसमें माउस तथा अन्य होल्ड डिवाइस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना सरल हो गया। तो GUI में हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स का भी यूज करने लगे। मतलब अगर कोई फाइल है तो फाइल का हमें सिर्फ नाम नहीं दिख रहा है, साथ में उसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है। यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके यूज से काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज करना काफ़ी आसान हो गया और लोग इसको पर्सनल पर्पस से भी यूज करने लगे। तो यही सब चेंजेज आए फोर्थ जनरेशन में। उच्च एवं तीव्र क्षमता वाले भंडारण आ गए हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मिनी कंप्यूटर का उपयोग में वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स थे। रैम की क्षमता में वृद्धि
से समय की बचत हुई, कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। अच्छा, MS DOS, MS विंडोज, एप्पल मैक ओएस तथा सी भाषा का भी विकास 4th जनरेशन में हुआ। तो 1975 के बाद ही ये सब चीज़ें हुई। माइक्रो प्रोसेसर भी इसी समय आया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल उपयोग कहाँ कहाँ होता था, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में होने लगा, जो कि मैंने अभी बताया था। एग्जाम्पल जितने भी IBM, PC, XT, एप्पल सेकेंड, ये सब जितने भी कंप्यूटर हैं, ये सारे हमारे 4th जनरेशन के हैं। और मैक्सिमम जो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे 4th जनरेशन के ही हैं। इसीलिए उसका टाइमलाइन लिखा हुआ है 1975 से अभी तक। तो इसी में ही विकास होता जा रहा है VLSI टेक्निक का यूज करते हुए। अच्छा, एक आता है 5th जनरेशन। तो आजकल हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर भी देख पा रहे हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यूज हुआ। अच्छा, इसमें क्या चेंज आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन हुआ, जिससे तो देखते हैं ULSI की यूज करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे करोड़ों गणना एक साथ करना संभव हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर, AI इस समय जो चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर, ये सारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, ये चीज़ याद रखिएगा। और इंडिया का पहला कंप्यूटर क्या था, सिद्धार्थ। तो चलिए और कुछ जो भी फैक्ट बचे हुए उनको कंप्लीट करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। तो चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया गया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये एग्जाम में पूछता है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, लेडी लवलेस को प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको ENIAC कहा जाता था। अच्छा, ENIAC का पूरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बनाया गया था, और ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तथा इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के J. प्रेस्पर, इकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। तो कई पूछ लेता है कि ENIAC का आविष्कार किसने किया था, तो ये नाम याद रखिएगा, इकर्ट और मुचली का। नेक्स्ट एक हम लोग देखे थे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ENIAC जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक है हमारा EDSEC, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो इसमें इसका फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जान लीजिए। इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया। तो पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसमें आया, EDSEC में आया। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज कैलकुलेटर EDSEC, ठीक, यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया था। यह कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में स्टोर करने में सक्षम था, और इसीलिए यह पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ENIAC हम लोगों ने देखा, EDSEC देखा, और एक देख लेते हैं लास्ट में UNIVAC। तो UNIVAC क्या था, इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है UNIVAC का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर था। तो व्यापारिक उपयोग के लिए UNIVAC यूज होता था, और ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने देख लिया ENIAC, सेकेंड था हमारा EDSEC, और थर्ड है हमारा UNIVAC। ये नाम और फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पीछे की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।